नमस्कार, एनटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं ताबिश हुसैन। हमारी इस खास पेशकश में कोरोना से जुड़े हुए आपके सवाल के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ते हैं और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर एम्स। सर, स्वागत है आपका इस खास शो में। आपसे सवाल जवाब हम करेंगे। तमाम जो लोगों के सवाल हैं वो पूछना चाहते हैं वो आप से उम्मीद करेंगे कि आप उनके जो क्वेरीज हैं उनके हल उनको दें, लेकिन उससे पहले एक अपडेट बता देते हैं कि इस वक्त कोरोना को लेकर क्या स्थिति है देश में। एक दिन में कोरोना के नए मामलों का फिर से नया रिकॉर्ड बना है, जो कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं लगातार नए नए रिकॉर्ड बनते आ रहे हैं। 24 घंटे में देश में कोरोना के 14,516 नए मामले आए हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4 लाख से कुछ ही कम बची है और 24 घंटे में 375 लोगों की अब तक मौत हुई है। 12,948 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। ये पूरे देश का आंकड़ा है जो एक फिक्र कहीं ना कहीं खड़ी करता है। जिस तादाद से, जिस रफ्तार से जो कोरोना के नए मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में भी हालात लगातार कोरोना के चिंताजनक बने हुए हैं। 53,000 के पार संख्या पहुंच गई है। 2,035 लोगों की मौत हो चुकी है और पिछले 24 घंटे में 3,137 नए मामले आए हैं। तो ये हालात हैं फिलहाल जो आपको नजर आएंगे कोरोना को लेकर। डॉक्टर गुलेरिया हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर गुलेरिया, आपसे जब भी बात होती है तो इस फिक्र के साथ ही होती है कि जो स्थिति है वो आखिर कब सामान्य होगी या जो केस बढ़ रहे हैं वो कब बढ़ना कम होंगे कम से कम, ताकि हालात थोड़े से बेहतर हो सकें। अब तो 4 लाख के हम बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। आखिर कब ये स्थिति जो है वो रुकेगी या पीक बनेगा? ये कहना मुश्किल है। मेरा ये मानना है कि कुछ हफ्ते और लगेंगे, क्योंकि अभी कई जगह पे केसेस जो हैं बढ़ ही रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि ये भी हो सकता है कि जो पीक है वो हर एक कुछ क्षेत्रों में अलग अलग टाइम पे है और वहाँ पे केसेस कम होने लगे और फिर नेशनल लेवल पे केसेस कम हो। तो अभी ये मेरा मानना है कि कुछ हमारे जैसे दिल्ली है, मुंबई है, वहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं। कुछ हफ्तों में यहाँ पे जब हम एक स्टेबल सिचुएशन आएगी तब आस्ता आस्ता केसेस जो हैं वो कम होने लगेंगे। लेकिन ये हो सकता है कि तब देश के कुछ और हिस्सों में केसेस तब तक भी रहें और इसलिए ओवरऑल जो है स्टेबल होने में कुछ टाइम लग सकता है। लेकिन डॉक्टर गुलेरिया, अगर हम ये रफ्तार देखें तो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी तेज़ी से जो मामले हैं उनकी रफ्तार बढ़ी है। इसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं? क्या टेस्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं उसकी वजह से ये जो मामले हैं वो ज़्यादा सामने आ रहे हैं, या फिर जो स्थिति है वो वाकई में ख़राब होती जा रही है जिसमें थोड़ा वक्त अभी और लगेगा सुधरने में? तो दोनों चीज़ें हैं। एक ये बात तो सही है कि हम टेस्ट एकदम ज़्यादा कर रहे हैं। पहले हम सिर्फ 10 या 20,000 टेस्ट रोज के कर रहे थे, हम 1.5 लाख से ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। और अगले कुछ दिनों में हमने रैपिड टेस्टिंग किट शुरू की है। वो भी पिछले 2-3 दिन में 15-16 हज़ार टेस्ट उनके अलग से रोज हो रहे हैं और बढ़ेंगे वो। तो मेरा ये मानना है कि अगले कुछ दिनों में हमारे जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो एकदम बढ़ जाएगी। ज़्यादा टेस्ट करेंगे, रैपिड टेस्ट यूज़ करेंगे तो हमारे को ज़्यादा केसेस भी मिलेंगे। तो इसलिए केसेस एक तो उसके कारण बढ़ेंगे। दूसरा ये बात भी सही है कि जो हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ पे अभी भी केसेस की जो डिक्लाइन है, स्टेबलाइजेशन है, वो कई एरियाज में नहीं हुई है और वो अगर हम कर पाएँ तभी केसेस जो हैं वो आस्ता आस्ता कम होने लगेंगे। अच्छा, टेस्ट को लेकर ही डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जो टेस्ट की कीमतें हैं वो भी कई जगह पर कम की गई हैं और रैपिड टेस्ट का आपने जिक्र किया। तो रैपिड टेस्ट एक तो कितना कारगर है और आपको लगता है कि कीमतें कम होनी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपना टेस्ट करा सकें, जिससे स्थिति ज़्यादा जल्दी हमें पता चल पाएगी कि अगर कोई संक्रमित है तो उसका हम जान पाएंगे? तो टेस्ट की जो रेट है वो तो अब कम हो गई है। दिल्ली सरकार ने भी कम कर दी और कई प्रदेशों ने अपने निगोशिएट करके लैब से और भी कम की हैं। तो टेस्ट के रेट तो कम हुए हैं और मेरा मानना है कि आस्ता आस्ता और कम भी हो सकते हैं, क्योंकि अब जो किट्स हैं वो हमारे देश में बननी शुरू हो गई हैं। शुरू जब किट का प्राइस डिसाइड किया गया था 4,500 रुपये, तो जो किट्स थी वो बाहर से आती थी। अब कई इंडियन लैब्स ने भी ये किट बनानी शुरू कर दी है और इसलिए क्योंकि अब लोकल बन रही हैं तो इसके जो प्राइस हैं वो भी कम हो गए, क्योंकि इसकी डिमांड भी ज़्यादा है तो उससे भी प्राइस कम होंगे। तो आस्ता आस्ता प्राइस और कम हो पाएंगे। जो रैपिड डायग्नोस्टिक किट है वो तो और भी सस्ता है, उसका प्राइस तो 450 रुपये ही है और वो अभी तो सरकार के कई सेंटर्स में हो रहा है।
लेकिन इसका ये किट क्या है इसको समझना ज़रूरी है। रैपिड डायग्नोस्टिक किट भी एक डायग्नोस्टिक किट है जो आपके नाक से स्वैब लेते हैं, और वो जो स्वैब है उसको हम एक शीशी में डाल के जिसमें वायरस मर जाता है, फिर उस शीशी से 2 ड्रॉप्स लेके एक कार्ड पे डालते हैं, जैसे हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, और उस कार्ड में देखते हैं कि कोई लाइन बनती है या नहीं है। अगर उसमें एक लाइन बनेगी तो आपको 15 मिनट में पता चल जाएगा कि आप जहाँ ये जो सैंपल है इसमें कोविड वायरस है या नहीं, और आप कोविड का डायग्नोसिस कर सकते हैं। ये जो टेस्ट है ये हमने शुरू में एम्स ने और आईसीएमआर ने भी कई इंस्टीट्यूट्स में ट्राई किया था। हमने जब अपने कुछ 250 पेशेंट में इसको इस्तेमाल किया तो हमने ये पाया कि ये जो टेस्ट है, जो पॉजिटिव पेशेंट्स है उसमें ये डेफिनेटली पॉजिटिव है। मतलब अगर ये टेस्ट दिखाता है कि आपको कोविड इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली ये आपको इन्फेक्शन है, ये आपको फॉल्स पॉजिटिव नहीं है। लेकिन अगर आपका वायरल लोड कम है तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेन जो आरटीपीसीआर जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन ये टेस्ट जो है ये पिकअप नहीं कर पाता। इसलिए इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप इस टेस्ट से पॉजिटिव हैं तो आपको इन्फेक्शन है, लेकिन अगर आप नेगेटिव हैं और आपको कोविड के लक्षण हैं तो आपको दूसरा टेस्ट भी कराना चाहिए जिससे वो मिस ना हो, और हो सकता है कि ये टेस्ट रैपिड टेस्ट नेगेटिव है, दूसरे में पॉजिटिव आ जाए। इस टेस्ट का ये फायदा है कि ये 15 मिनट में आपको रिजल्ट देता है। ये कहीं पर भी हो सकता है, बड़ी लैब की जरूरत नहीं है। आप एक स्कूल में, पोलिंग बूथ में, घर पे किसी के जाके टेस्ट कर सकते हो और आपको 15 मिनट में पता चल जाएगा। तो इसलिए इसका ये फायदा है कि एकदम आप जो पॉजिटिव केसेस हैं वो आपको एकदम पता चल जाएंगे और उनको आप फिर आइसोलेट कर सकते हो या उनको एडवाइस कर सकते हो कि वो अलग रहें। तो क्या इस जो रैपिड टेस्ट है उसके इस्तेमाल की आप सलाह देंगे कि अगर किसी को शक है कि उसको संक्रमण हो सकता है तो आप रैपिड टेस्ट को कराएं? अगर आप उसमें पॉजिटिव आते हैं तब तो आपको टेस्ट आगे कराना ही पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव भी आते हैं, आपके अंदर सिम्टम्स हैं, तो आपको जाना चाहिए। अगर रैपिड टेस्ट आप कराते हैं वो आपका बिल्कुल आराम से हो सकता है, आपको किसी बड़े लैब में जाने की जरूरत नहीं। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको डेफिनेटली कोविड इन्फेक्शन है और आपको पूरा उसका फिर इलाज करना चाहिए, अगर डिपेंडिंग कि आप माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में इन्फेक्शन है या नहीं है। अगर आपको लक्षण है, बुखार है, जुकाम, नज़ला, खांसी है और ये टेस्ट बाय चांस नेगेटिव आता है तो आपको दूसरा जो लैब वाला टेस्ट है, आरटीपीसीआर वाला टेस्ट, वो ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट जो है कभी कभी फॉल्स नेगेटिव हो जाता है कि ये पॉजिटिव है लेकिन ये टेस्ट वो पिकअप नहीं कर पाता। तो इसका ये एक जो टेस्ट की कमजोरी कह लें, ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ हद तक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको अगर कोई शक है। अगर मैं हमारे आंकड़े बताएं तो अगर हम 100 पेशेंट्स की बात करें मान लो, तो 100 में से 70 या 80 जो पेशेंट्स हैं ये पिकअप कर लेगा, लेकिन 20 या 30 ऐसे लोग होंगे जिनको कोविड-19 है लेकिन टेस्ट में पिकअप नहीं होंगे, क्योंकि उनका वायरल लोड इतना ज्यादा नहीं है कि वो इस टेस्ट से पिकअप हो पाए। अच्छा डॉक्टर गुलेरिया, अगर अस्पतालों की हम बारे में जानना चाहें कि अभी स्थिति कैसी है अस्पतालों में, क्योंकि जो केस हैं वो भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अब तो ज़्यादा मरीज आ रहे हैं, उसको लेकर हम कितने तैयार हैं? और दूसरा ये कि ये काफ़ी शिकायतें सुनने में आई हैं लोगों की कि जो अस्पतालों में चार्ज है इलाज का वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी दिल्ली में दरें तय हुई हैं, क्या आपको लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो अस्पताल हैं उसकी जो दरें हैं उसको तय करना चाहिए? तो इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है, जैसे आपने पहला सवाल पूछा कि हॉस्पिटल की अभी सिचुएशन कैसी है। एक बात ये है कि हमारे यहाँ जो देखा गया है वो ये है कि 80 से 90% जो पेशेंट्स हैं उनको माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं और ज़्यादातर उनको एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो आप फ़ोन से भी दे सकते हो या उनसे बात करके भी कर सकते हो, उससे काम चल जाता है। जो पेशेंट्स हैं मान लो कोई, मैं कहूँगा कि 10% के करीब, वो उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है। उनमें से भी कोई 5 से 7% जो है उनको सिर्फ ऑक्सीजन और सपोर्ट की ज़रूरत है। कोई 3 से 4% ऐसे लोग हैं जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम अपने हॉस्पिटल की बात करें, हमारे एम्स में लगभग कोई 700 के करीब पेशेंट अभी कोविड पॉजिटिव दाखिल हैं, पर लेकिन वेंटिलेटर वाले पेशेंट कोई 30 या 40 ही हैं। और सब जो पेशेंट्स हैं या तो ऑक्सीजन पे हैं या उनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, कईयों की डायबिटीज हैं, किसी को कैंसर है, कोई डायलिसिस पे है, तो उसके कारण वो हॉस्पिटल में है, लेकिन कोविड की इन्फेक्शन उनको इतनी सीरियस नहीं है।
तो इसलिए ये अभी बात सही नहीं होगी हम कहें कि वेंटिलेटर की शॉर्टेज है या बेड्स की शॉर्टेज है, लेकिन आगे कैसे कैसे केस बढ़ते हैं उसकी तैयारी करना जरूरी है। तो हमें अभी से सोच लेना चाहिए कि हम आगे अपनी कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं। तो डॉक्टर गुलेरिया, कई सारे सवाल हैं इस चीज़ को लेकर कि अब अगर अस्पतालों में आप जाते हैं तो आपको किस तरह की स्थिति में आपको अस्पताल जाना चाहिए, या फिर अगर आप अस्पताल नहीं दाखिल होना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि अगर आप ठीक भी हैं तो आपकी वजह से किसी और को दिक्कतें ना हो इस संक्रमण की वजह से। तो इन सब सब सवालों पर हम बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। तो डॉक्टर गुलेरिया हमारे साथ बने हुए हैं। हम लगातार इन सब सवालों पर डॉक्टर गुलेरिया से बातचीत कर रहे हैं जो कि आपके जहन में आते हैं कोरोना को लेकर, क्योंकि मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो लोगों की फिक्र भी ज़्यादा रफ्तार से बढ़ रही है। डॉक्टर गुलेरिया, आज एक फैसला लिया गया दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से, जो कोरोना पेशेंट्स हैं या कोरोना संक्रमित लोग हैं उनको 5 दिन तक जो है वो आइसोलेशन में रखने के लिए, लेकिन बाद में उसको वापस भी ले लिया गया हालांकि। तो ये कितना ज़रूरी है? क्या 5 दिन अगर किसी को रखते हैं हम तो आप ज़्यादा सुधार देख सकते हैं, या फिर कुछ इसको लेकर आपकी तरफ से कहा गया है? डॉक्टर की क्या सलाह है इसको लेकर? तो देखिए, पहले जो मिनिस्ट्री का जो गाइडलाइंस थी उसके हिसाब से ये था कि अगर कोई व्यक्ति जिसको माइल्ड बीमारी है कोविड-19 और जिसको कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, हाई रिस्क में नहीं आता है, तो वो अगर फैसिलिटीज घर पे हो तो वो होम आइसोलेशन कर सकता है। और ये दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस थी। लेकिन अगर उसके घर में फैसिलिटीज नहीं हो तो उसको कोविड केयर सेंटर भी जाना चाहिए। लेकिन जो सर्वेलेंस डेटा दिल्ली से आया उसमें कुछ हद तक ये देखा गया कि कई लोग जो थे वो होम आइसोलेशन करना चाह रहे थे, क्योंकि वो कोविड केयर सेंटर से जाने से डरते थे, कतराते थे, और इसके कारण वो घर पे रह रहे थे। लेकिन घर में ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, एक ही कमरे में 2-3 लोग रह रहे थे, और उसके कारण घर में भी लोगों को इन्फेक्शन हो गया, आस पड़ोस में भी लोगों को इन्फेक्शन हो गया, और वहां पे क्लस्टर बनने लग गए। तो ये लगा कि ये जो गाइडलाइंस है इसको थोड़ा ध्यान से बारीकी से देखा जाए, क्योंकि ये बात सही है कि अगर आपके घर में फैसिलिटी है, अगर आप अलग रह सकते हैं, अटैच टॉयलेट है और आपके साथ सपोर्ट है, तो होम आइसोलेशन बेहतर है, क्योंकि उसमें कोविड केयर सेंटर या हॉस्पिटल पे कोई स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। इस फैसिलिटी में डॉक्टर गुलेरिया क्या क्या होना चाहिए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि अगर आप को घर पे रहना है तो? आपके पास एटलीस्ट एक अलग कमरा होना चाहिए जहां आप रह सकते हैं, अटैच बाथरूम होना चाहिए, और ऐसा हो कि आपके कोई केयर गिवर हो जो आपको आपकी देखभाल कर पाए, आपका कुछ आपको मॉनिटर कर ले कि आपको कोई वार्निंग साइन तो नहीं हो रहे, खाना आपका जो है वो दे पाए आपको घर जब आप कमरे के अंदर आइसोलेट कर रहे हो, और ये देख ले कि आप बुखार तेज तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं है कि आपकी सांस तेज चढ़ रही है, या छाती में दर्द है, या होंठ या नाखून नीले तो नहीं हो रहे, या बेहोशी जैसी हालत तो नहीं हो रही, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ऐसे माइल्ड पेशेंट अगर वो मॉडरेट या सीवियर की तरफ जा रहा है तो एकदम हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है। क्या ऑक्सीजन लेवल पर भी नजर रखते हैं ऐसे हालात में, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होती है? तो कुछ वॉलंटियर्स हैं जो घर जाके ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल भी देख सकते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि 2 चीजें इसमें जरूरी है, एक तो कि जो व्यक्ति है उसका पूरा केयर देखभाल हो, और ये देखा जाए कि अगर वो डिटेरियोरेट कर रहा है तो एकदम वो हॉस्पिटल में पहुंचे, जिससे उसकी जान को कोई खतरा ना हो। और दूसरा चीज ये कि वो जो उस एरिया में उसके जो आस पड़ोस के लोग हैं, उसके घर वाले जो हैं, उनमें इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि अगर ऐसे होम आइसोलेशन के बाद वहां पे 10 लोगों को और को आसपास इन्फेक्शन हो गया तो फिर होम आइसोलेशन का पूरा मकसद जो है वो एकदम खत्म हो जाएगा। डॉक्टर गुलेरिया, एक बड़ा सवाल ये भी है कि आपको ज्यादातर केसेस में देर से पता लगता है या फिर आपके लिए पहचान करना मुश्किल होता है कि ये सिम्टम्स जो हैं क्या ये नॉर्मल सर्दी बुखार के हैं, या जुकाम आपको मौसम की वजह से हो रहा है, या फिर आपको किसी इन्फेक्शन का खतरा भी है। तो ऐसे में अगर किसी को शक है कि वो किसी की संक्रमित व्यक्ति की जद में आ सकता है और वो खुद को आइसोलेट करता है घर में, तो उसको कितने वक्त तक अपने आप को आइसोलेट रखना चाहिए? और अगर आप घर पर रह रहे हैं तो क्या आपको किसी तरीके की दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, या फिर ज़्यादा आप सिक्योर रह सकें इसलिए?
तो अगर आपको कोई लक्षण नहीं है और लेकिन आपको लगता है कि आप किसी के क्लोज कांटेक्ट में आए हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो हम नॉर्मली एडवाइस करते हैं कि कम से कम 7 से 10 दिन आप अपने आप को अलग रखें। कई लोग ये हैं जिनको ज़्यादा लगता है कि हमें इन्फेक्शन हो सकता है, हमें माइल्ड कुछ सिम्टम हो सकते हैं, तो नॉर्मली हम 5 से 7वें दिन पे कहते हैं कि अगर आप चाहें तो अपना टेस्ट भी करा सकते हैं, जो क्लोज कॉन्टैक्ट हैं। मान लो मैं किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के क्लोज संपर्क में आया और मैं कोई प्रोटेक्शन नहीं रखा था और अब मुझे लगता है कि मुझे इन्फेक्शन हो सकता है, तो 5 से 7 दिन लगेंगे मेरे को लक्षण आने में और मेरा टेस्ट पॉजिटिव होने में। तो 5 से 7 दिन बाद आप अपना टेस्ट करा सकते हो और 10 दिन तक अपने आप को अलग रखें। नॉर्मली हम ये कहेंगे कि 14 दिन तक आपको अलग रहना चाहिए अगर आप क्लोज कॉन्टैक्ट में आए, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन होता है। तो ये जो प्रिकॉशन है ये लोगों को क्लोज कॉन्टैक्ट्स वालों को रखने चाहिए। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं, मान लो आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो आपको अपने आप को एटलीस्ट 10 दिन जो है आइसोलेट करना चाहिए, क्योंकि 10 दिन के बाद आपका इन्फेक्टिविटी कम हो जाती है। चांसेस कि आप किसी और को इन्फेक्शन दे पाए वो अगर आप 10 दिन बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं या 3 दिन ऐसे गुजर जाते हैं जब आपको बुखार नहीं हुआ, कोई और लक्षण नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि अब आपसे वायरस जो है किसी और को नहीं जा सकता और तब आप और लोगों से मिल सकते हैं और आप किसी और को इन्फेक्शन नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि इन 10 दिन में आप अपने आप को ठीक ढंग से प्रॉपर जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से अपने आप को आइसोलेट करें। कई दफा ऐसा होता है कि लोग जो है वो ये भूल जाते हैं, उनको लगता है कि अब मेरे को इतने ज्यादा लक्षण तो है नहीं, मैं लोगों से मिल लेता हूँ, इकट्ठे बैठ के हम चाय पी लेते हैं या बाहर जाके दूध ले आता हूँ, तो वो व्यक्ति इन्फेक्शियस है और इसलिए वो फिर उस एरिया में इन्फेक्शन फैल तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके अंदर लक्षण नहीं भी हैं तो भी आप ख्याल रखिए जो भी गाइडलाइंस हैं, क्योंकि आपसे किसी और में वो वायरस जो है वो जा सकता है। डॉक्टर गुलेरिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो फिलहाल ज़रूरी यही है कि आप एहतियात बरतिए, अपने घर में रहिए। अगर आप के अंदर अगर आपको लक्षण लग रहे हैं, अगर हैं, तो फिर आप अपने को कुछ वक्त के लिए आइसोलेट कीजिए और अपना ख्याल रखिए। फिलहाल इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए NDTV। नमस्कार।